जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को कोरोना से बचना है और आपको जो है अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर का भी ध्यान रखना है। खुद सुरक्षित रहिए, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वह बहुत ही भयानक है। और यदि हम लोग खुद को सुरक्षित रखें, लापरवाही ना करें, तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी जो हम लोग जो है इस जो खतरनाक समस्या है हम लोगों के सामने, उससे भी हम लोग निजात पा लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के जो टॉपिक होंगे, तो जो कि आपका हिस्ट्री सेशन चल रहा है, तो हिस्ट्री सेशन में जो है आपका आज क्या होगा, तो ऐतिहासिक हिस्ट्री से संबंधित होगा। किससे? ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है आप लोगों को आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्राग ऐतिहासिक के बारे में जाना, उसके बाद आज ऐतिहासिक के बारे में जाना, उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी जो है हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां जो प्राप्त कर ली, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे यह देखा कि इससे पहले वाली क्लास में कि जैसे कि ऐतिहासिक काल है आपका, तो ऐतिहासिक काल का जो स्रोत मिला, साक्ष्य मिला, वह कहाँ कहाँ से मिला। जैसे कि हम लोगों ने पहले जितने भी क्लास देखी हिस्ट्री से संबंधित, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें देखा कि जैसे कि स्रोत जो साक्ष्य मिला था, तो प्राग ऐतिहासिक में आपका यह हो गया कि वहाँ पे तो कोई लिखित मिला ही नहीं, जिसको पढ़ा ही नहीं गया। जब लिखित मिला ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा, तो वहाँ पे कोई दोनों में से कोई ना तो लिखित ना तो पढ़ा गया। और आपका आदि ऐतिहासिक में आया तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपको लिखित तो मिला, परंतु क्या हुआ कि वहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ था जिसका लिपि पता ही नहीं चला, जिसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। ओके, और उसके बाद आया आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हम लोगों को मिली, चाहे वो आपका अभिलेख में हो, चाहे गुफा में हो, जहाँ पर भी जो भी चीज़ लिखी हुई हम लोगों को मिले, तो उन चीज़ों को जो हम लोग क्या कर पाए, उसको पढ़ पाए। और ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं, क्या केवल आपके पुरातात्विक अवशेषों से ही मिले हैं, क्या अदर चीज़ों से मिले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा कि ऐतिहासिक काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वह तो हमारा पुरातात्विक स्रोत से मिला है, जिसमें कि आपका सिक्का हो गया, उसके बाद आपका जो है मृदभांड है, अभिलेख है, ये सारे से मिले हैं। इसके बाद आपका साहित्य हो गया, उसके बाद विदेशी यात्री, ये सारे से मिले हैं, जिनमें कि हम लोगों ने जो डिटेल से चर्चा किए थे ऐतिहासिक काल से संबंधित स्रोतों के बारे में। तो जिसमें हम लोगों ने सिक्के के बारे में, उसके बाद कौन कौन से सिक्के से जो है हम लोगों को जानकारियाँ मिली ऐतिहासिक काल का, और मृदभांड के बारे में हम लोगों ने देखा कि मृदभांड जो है कौन कौन से समय में, जैसे कि आपका आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल में जो है कौन कौन से मृदभांड पाए गए। तो इस तरह के जो है हम लोगों ने क्या देखा कि जो पुरातात्विक अवशेष है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो पुरातात्विक अवशेष में ही जो है हम लोग आगे क्या जानेंगे, जैसे कि आपका पुरातात्विक अवशेष में ही अभिलेख आ जाता है। क्या अभिलेख आ जाता है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक काल के स्रोत से। इनमें से आपका जो है सिक्का व मृदभांड, ये सारे हो गए थे। आज हम लोग जो है उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने सिक्का और मृदभांड ये दोनों तो कर लिए थे, उसके बाद बचा हुआ था क्या, अभिलेख। अभिलेख इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, सिक्के के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना, तो उन सारे के बारे में हम लोग क्या किया था, सीख चुके थे इससे पहले वाले क्लास में। सिक्का, उसके बाद मृदभांड, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिए थे, देख लिए थे। अब अभिलेख के बारे में देखना था। उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी यात्री जो हमारे देश में आए, तो उससे जो है जानकारियाँ मिलती है, बहुत सारे जो है ज्ञान मिलते हैं, ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है साक्ष्य मिलते हैं। विदेशी यात्री, जो भी यात्री आए थे, उसके बाद जो है किससे, साहित्य से। तो चलिए पहले इसको निपटा देते हैं। जैसे अभिलेख, देखिए अभिलेख क्या होता है, जैसे कि आपका पत्थर है, मान लीजिए पत्थर, और कुछ अलग धातु भी हो सकते हैं, पत्थर के अलावा अलग धातु भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रूप से जो पत्थर हैं, मेन रूप से पाषाण या पत्थर ही। तो पत्थर में जो खुदाई करके कतर के जो कुछ लिखा हुआ मिलता था या लिखता था उस जमाने में,
पत्थर में खुदाई करके या कतर कतर के जो लिखता था कोई भी चीज़, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को अभिलेख। मान लीजिए पत्थर है, या पत्थर गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, या स्तंभ रूपी भी हो सकता है। किस रूपी, स्तंभ रूपी भी आपका हो सकता है। ओके, तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसी में खुदाई खोद खोद के उसके बाद कतर कतर के जो लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। इस तरह के जैसे गोलाकार हो गए, चौकर, तो इसको पत्थर को हम लोग शिला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, शिला के नाम से। यदि इस आकार में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिला लेख कहते हैं। यदि वही क्या कि यही पत्थर यदि स्तंभ के आकार में हो और स्तंभ के आकार के रूप में कुछ यदि लिखा वगैरह गया हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। जैसे कि सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है स्तंभ लेख है। क्या है, स्तंभ, जिसमें कि आपको जो है 4 सिंह और सत्यमेव जयते बीच में जो उल्टा कलश जो रहता है, तो ये सारे जो क्या होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं। उसके बाद आपका हो गया हाथी गुफा का लेख, उसके बाद मेहरौली का लेख, अभिलेख। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है किसके अंतर्गत आपका आ जाता है, अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए अभिलेख ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काल में, सिर्फ ऐतिहासिक काल है तो ऐतिहासिक काल में, हाँ ऐतिहासिक काल में तो इसका जो है ये लिखने का कार्यक्रम तो प्रारंभ किया गया था। और देखिए ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम किसने किया था, तो ईरानी शासक एक डेरियस थे। कौन, ईरानी शासक डेरियस, इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है उसको देख करके जो भारत में जो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने इसको अपनाए थे, तो अशोक, मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक हुए अशोक, जिसके बारे में हम जो है हम लोग डिटेल से जो जब भी हम लोग जो है महाजनपद के बारे में जानेंगे, महाजनपद में जो है मगध जो साम्राज्य है, मगध जो एक महाजनपद है, जब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो एक महान सम्राट था, मौर्य साम्राज्य का, वह कौन था, अशोक। तो और अशोक ने जो है इसी को क्या किया था, अपनाया था। अभिलेख लिखने का जो कार्य किया था या अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया था भारत में, वह कौन किया था, वह अशोक ने किया था। उसके बाद से अलग अलग शासकों के समय अलग अलग कालों में जो है क्या हुआ कि अभिलेख लिखना प्रारंभ नहीं, अभिलेख लिखना जारी ही रहा। तो ये रहा अभिलेख से संबंधित। और अभिलेख के बारे में जो हम लोग आगे और डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे अलग अलग शासक जो भारत में हुए, तो जैसे जैसे हम लोग शासक के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे उसी आधार में जो हम लोग अलग अलग समय में किस तरह के अभिलेख लिखे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम लोग यदि अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे तो 1 से 2 क्लास जो है सिर्फ अभिलेख के बारे में लग जाएगा और यहाँ पे उतना समझ भी नहीं आएंगी। देखिए पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन जो एक समझ होता है, क्योंकि जिस शासक के समय जो अभिलेख लिखी गई, यदि आप उसी समय मतलब उसी शासक के बारे में जब आप जानकारियाँ प्राप्त करेंगे पूरी रूप से और उसी समय अभिलेख के बारे में जो भी अभिलेख उन्होंने लिखा, जैसे अशोक ने जो है बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, तो अशोक के बारे में पहले जानिएगा, अशोक कौन से वर्ष से संबंधित है उसके बारे में जानिएगा, और अशोक ने कौन कौन से जो है अभिलेख लिखे थे और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानिएगा। तो क्या होगा कि इंटरकनेक्ट कर पाएंगे उसको, और जब इंटरकनेक्ट कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाता है और उतना याद करने में जो है माइंड में सेट हो जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो जाता है और याद रह जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पढ़िएगा तो सिर्फ अभिलेख में बता दूंगी और शासक के बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे पढ़ना है आप लोगों को। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे अभिलेख के बारे में डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे जो है आने वाली जो आपका क्लास होगी, जब 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 हम लोग आगे पढ़ेंगे उसी दरमियान हम लोग अभिलेख की चर्चा करेंगे। ओके, अब चलिए इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अभिलेख होता एक्चुअली है क्या। अब चलिए हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं कि विदेशी यात्री आखिर कौन कौन से थे, विदेशी कहाँ कहाँ से आए थे भारत में, उससे क्या आखिर स्रोत मिला है, तो क्या स्रोत मिला है। तो चलिए हम लोग विदेशी यात्री से संबंधित जो स्रोत मिले हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए
विदेशी यात्री से संबंधित जो है, यदि हम लोग चाइना की बात करें, यूनानी, जिसमें कि आपका अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो यूनानी वाला एरिया में जो उसको उस परंपरा को अभी भी मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट किए हुए हो, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, एथेंस जिसको हम लोग जानते हैं, तो उसी एरिया में एथेंस वाला एरिया हुआ तो आपका ग्रीस, एथेंस वो तो यूरोप का पार्ट हो जाता है, और उसी में आपका इटली, तो इटली, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद आपका चीनी, और उसके बाद आपका कुछ जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देशों के जो यात्री आए थे भारत में 1200 ईस्वी के बाद, मुस्लिम देशों के जो वहाँ के जो लेखक वगैरह थे, विदेशी यात्री थे, भारत में आए थे। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम चीनी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे यूरोपियन कौन कौन से आए थे, चीनी यात्री कौन कौन से आए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चीनी यात्री में आपका कौन आए थे, फाहियान। फाहियान आए थे चीनी यात्री, चीनी विदेशी यात्री। उसके बाद आपका वेनसांग आए थे, और इत्सिंग आए थे। ये तीनों जो थे वह कहाँ से आए थे, चीन से आए थे। फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग ये किसके समय में आए थे, तो हर्षवर्धन के समय, ये जो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और इत्सिंग। देखिए फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग ये तीनों जो थे वे चीनी विदेशी यात्री थे, और कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे। और देखिए फाहियान जो है वे हर्षवर्धन के काल में, वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, और इन्होंने जो है अलग अलग जो है अपने एक बुक लिखे थे, जैसे फाहियान ने फो क्यूकी नाम का एक बुक लिखे थे, फो क्यूकी, और वेनसांग ने सी युकी ये बुक लिखे थे। तो फाहियान ने फो क्यूकी और वेनसांग सी क्यूकी, तो इससे जो बहुत सारी जानकारियां मिलती है, किससे संबंधित, आपके भारत से संबंधित, किसके संबंधित, भारत से संबंधित। और वेनसांग जो थे, वेनसांग आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और इन्होंने जो यहाँ पे आकर के क्या किए थे, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने वहीं पे शिक्षा ग्रहण किए थे, और शिक्षा इतना ज़्यादा ग्रहण कर लिए थे कि यह बाद में वहाँ के टीचर बन गए। कौन, वेनसांग। और यह किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। और इत्सिंग भी आए थे भारत में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारियां जो है भारत में आकर कलेक्ट किए, और जाते समय जब इन्होंने चीन लौटा, देखिए मैं एक तरह से आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका मैं एक तरह से रफ चीन का एक मैप ड्रॉ कर रही हूँ। ये मान लीजिए चीन है, उसके बाद आपका इधर भारत है, देखिए। तो यहाँ से जो आए थे, कौन कौन आए थे, आपका तीन मुख्य रूप से 3 विदेशी यात्री आए थे, जिसमें कि आपका कौन थे, तो फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग।
तो ये सारे जो थे ज़्यादातर चीनी जो यात्री यहाँ पे आए थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। तो ह्वेनसांग जो आए थे यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया कि जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसी विश्वविद्यालय में इन्होंने जो क्या बन गए, वहाँ के शिक्षक बन गए, टीचर बन गए। और इत्सिंग में देखिए यहाँ पर जो भारत आए थे, यहाँ चाइना से जो भारत आए थे इत्सिंग, तो इन्होंने क्या किए, तो यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने बहुत ज्ञान अर्जन किए। और भारत से चाइना लौटते समय कौन, इत्सिंग, तो इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म से आपका मुख्य जो है 3 पिटक है, कौन पिटक, 3 पिटक है, जिस एक आपका हो गया सूत पिटक, एक आपका हो गया विनय पिटक, एक होता है अधिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों को मिलाकर हम लोग जो है त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक से संबंधित जो पिटक के 400 जो प्रतियां हैं फोटोकॉपी करा करके, या 400 प्रतियां, उस समय फोटोकॉपी का जमाना नहीं था, तो लिख करके इन्होंने ले गए थे अपने साथ में। कौन, इत्सिंग, भारत से चीन ले गए थे इत्सिंग ने। तो देखिए फाहियान से संबंधित, ह्वेनसांग से संबंधित, इत्सिंग से संबंधित, ये तो रहा चीनी यात्री के बारे में। किसके बारे में, चीनी यात्री के बारे में। ओके, तो चीनी यात्री के से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से आए थे, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। चलिए अब देखते हैं इटली। इटली एक कौन से कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री है। तो इटली से कौन आए थे, मार्को पोलो। मार्को पोलो आए थे। इन्होंने कौन से बुक लिखे थे, चीन की यात्रा। चीन की यात्रा। मार्को पोलो इटली के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे, इधर मान लीजिए यूरोपियन कंट्री है, इधर तो आपका चीन हो गया, उधर इधर आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट आ जाएगा, इधर आपका हो जाएगा मिडिल ईस्ट का पार्ट, इधर आपका यूरोपियन कंट्री आ जाएगा। तो यूरोपियन कंट्री में एक आता आपका इटली। तो इटली से जो है, मान लीजिए मैं इसको इटली मानती हूँ, एक तरह से भूमध्य सागर में ही पड़ता है, तो इटली है मान लीजिए यह। तो इटली से कौन आए थे, मार्को पोलो। मार्को पोलो आए थे चीन, और कौन से बुक लिखे थे, चीन की यात्रा। चीन जो आए थे, चीन की यात्रा या चीन की यात्रा, चीन की यात्रा नामक एक बुक लिखे थे। इसमें जो है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देश है, तो जब यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया कि चीन के साथ साथ इन्होंने भारत के बारे में जो भी जानकारियाँ उनको मिली, तो उसके साथ साथ भारत के साथ साथ इन्होंने चीन के साथ साथ भारत के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है अपने बुक में इन्होंने लिखे। और इससे हम लोगों को बहुत सारी बातें जो है पता चलती है, किससे संबंधित, ऐतिहासिक काल से संबंधित। तो ये हुई मार्को पोलो से संबंधित। यदि हम लोग यूनानी से संबंधित बात करें, जो यूनानी हमारे देश में जो आए, जैसे कि आपका जो है जिस क्रम में आपका मौर्य वंश जो जिस समय चल रहा था, उसी क्रम में जो यूनानी आए थे, जिसमें कि आपका जो है सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर आए थे, जो कि सिकंदर का क्या थे, राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर। और उसकी पुत्री हेलेना थी, उसका बेटा जो जस्टिन है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो नहीं देखना, क्योंकि जब हम लोग मौर्य वंश की चर्चा करेंगे, डिटेल से एनालिसिस करेंगे उसके बारे में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे भी। तो वहाँ से जो है मेन कौन जो आए थे, तो वहाँ से आए थे आपके मेगास्थनीज। एक सेकेंड, यूनानी से मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखे थे, इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका के बारे में जो है मौर्य वंश से संबंधित, कि मौर्य वंश का जो एक साम्राज्य था, उसका किस तरह से जो एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से उसका जो शासन वगैरह चल रहा था, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया हुआ। देखिए मौर्य वंश से संबंधित आपको जो है, एक तो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो बुक है, उसमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिला। इसके साथ ही साथ जो है आपको जो है
मौर्य वंश से संबंधित जो है मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहाँ से भी जो है क्या हुई, जानकारियाँ प्राप्त हुई। अर्थशास्त्र के साथ साथ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ साथ मेगास्थनीज के इंडिका से भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है मौर्य वंश से संबंधित जो है मिली। ओके, और इंडिका में मुख्य रूप से क्या मिली, तो इंडिका में इन्होंने यह मेंशन किए थे मेगास्थनीज ने कि भारत के जो लोग होते हैं, भारत के लोग पढ़ना पसंद करेंगे, उसकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे, लिखना हाँ पढ़ना सुनना ये सारी चीज़ें पसंद करेंगे, लेकिन उसको लिखना पसंद नहीं है। क्या लिखना पसंद नहीं है, ये बातें मेंशन किया था किसमें, इंडिका में, जब वे बुक लिख रहे थे मौर्य वंश के समय में। जो भी चीज़ उन्होंने देखा, यहाँ पे जाना कि किस तरह से मौर्य वंश का साम्राज्य चल रहा है, और उसी दरमियान उन्होंने यह भी जज किया कि यहाँ के लोग जो है पढ़ने में भी ठीक रहते हैं, पढ़ना भी पसंद करते हैं, सुनना भी बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं, और जानकारियाँ भी बहुत सारी लेना चाहते हैं। लेकिन जो लिखने का जो काम होता है, क्योंकि उस समय देखिए फोटोकॉपी वगैरह का तो सिस्टम नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। क्या करना पड़ता था कि कोई भी चीज़ यदि किसी को संदेश भेजना हो या कुछ मतलब घर में ही यदि मान लीजिए कि कुछ कोई जैसे एक राजा है कुछ बोल रहे तो उसको यदि लिखना हो तो लिखना उसको पसंद नहीं था। तो इस बुक में मेंशन किया गया है कि जो भारत के लोग हैं उसको लिखना पसंद नहीं है, और यह बातें अभी भी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो विद्यार्थी उतना लिखना पसंद नहीं करते। जैसे कि आपका बीपीएससी यूपीएससी के मेंस में कहा जाता है कि मेंस में यदि कोई क्वालिफाई करना चाहता है तो मेन उसका जो एक तरह से पॉजिटिव जो चीज़ होता है नॉलेज के साथ साथ उसका क्या रहता है, आंसर राइटिंग, कि वो किस तरह से लिखता है, कैसे लिखता है। तो ये भी बातें माने करती है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उसकी जो आंसर राइटिंग का जो एक तरीका होता है तो वो सभी का मतलब बेस्ट नहीं होता है। जो जिसका बेस्ट होता है वह क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये बातें आज भी देखने को मिलती है। तो यह जो है आपको इंडिका में जो मौर्य वंश के समय में जो है लिखने की चर्चा, ये लिखने में जो एक तरह से इंटरेस्ट होता है भारतीयों का नहीं था, वह किस में मेंशन मिला, वो आपके इंडिका मेगास्थनीज के इंडिका में मिला। तो ये रहा आपके यूनानी से संबंधित। यदि हम लोग चलिए चर्चा करते हैं कि मुस्लिम जो आए थे हमारे देश में, जो 1200 ईस्वी के बाद जो बहुत सारे मुस्लिम यात्रियों ने भी यहाँ पे आए थे भारत में, और भारत के बारे में जानने के लिए भी आए थे। देखिए कुछ वैसे तो आक्रमण कर यहाँ पे किए, जैसे मुस्लिम हो गए, यूनानी हो गए, मुस्लिम जो जैसे मिडिल ईस्ट का कुछ हो गया, और उसके बाद हो हाँ मिडिल ईस्ट का हो गया से इधर आपका कुछ हाँ मिडिल ईस्ट का मेन रूप से जो है यहाँ पे आक्रमण किए थे, कहाँ पे, भारत में। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने आए थे, इससे पहले तो यूनानी हो गया आपका, और इसके बाद फिर आपका हो गया पुर्तगाली, जो यूरोप वाला है पुर्तगाली, उसके बाद आपका फ्रांस हो गया, फिर आपका डच जो है वो हो गया, और उसके बाद आपका ब्रिटिश तो पूरा 2 साल तो पूरा अच्छा तरीके से मतलब किया ही शासन। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आए, सोने की चिड़िया को बहुत अच्छे तरीके से लूट के वे लोग चल गए, और इसीलिए हम लोगों को इतना रिकवर होने में जो टाइम लग रहा है इसी कारण से लग रहा है। तो चलिए विदेशी यात्रा में अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम आए थे। उसका जो एक स्रोत मिलता है, उन्होंने जो बुक लिखे थे भारत में आकर के, इन्होंने यहाँ पे जो जाना, सीखा, समझा, उसके बाद जो बुक लिखे थे वहाँ से जो ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारियाँ मिलती है। तो वो कौन कौन से, तो चलिए इसी में देखते हैं। एक आपका है मोरक्को का एक आए थे कौन, इब्न बतूता। देखिए मोरक्को का जो है मोरक्को, ये सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे और इधर मिडिल ईस्ट से नहीं आए थे, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। मोरक्को देखिए अफ्रीका का कंट्री है। कहाँ का कंट्री है मोरक्को? अफ्रीका का कंट्री है, और अफ्रीका से ही आए थे इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता जो है ये एक ऐसे पहले यात्री थे जिन्होंने भारत की जो यात्रा है वो पैदल किए थे। कहाँ से? मोरक्को, जो कि साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका जो महादेश है, अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, वहाँ से भारत आए थे। कौन? मोरक्को के जो वहाँ के निवासी है इब्न बतूता, उन्होंने आए थे। उन्होंने कौन से बुक लिखे थे? रेहला।
कौन से लिखे थे? रेहला। रेहला, इसमें इन्होंने भारत के बारे में मेंशन किए थे। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मोरक्को की हो गई बातें। यदि हम लोग आगे देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं आगे, जिसमें कि आपका अलग अलग यात्रियों आए थे, जिसमें आपका हो गया अल बरूनी, उसके बाद आपका हो गया अल मसूदी, तो अल बरूनी जो आए थे, इन्होंने कौन से बुक लिखे थे? किताब ए हिंद या किताब उल हिंद ऐसे करके लिखे थे। और अल मसूदी जो आए थे, इन्होंने मानसून नामक एक बुक लिखे थे। उसमें जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारियां हम लोगों को मिलती है। एक आए थे रज्जाक, मोहम्मद रज्जाक। इन्होंने कौन से बुक लिखे थे? मतला एक साहिन। कौन? रज्जाक। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे रज्जाक। इन्होंने मतला ए साहिन लिखे थे, जिन्होंने कि भारत में जो है क्या क्या उस समय इनको यहाँ पे देखने को मिला, उसके बारे में जो है अपने बुक में उन्होंने लिखे। तो अलग अलग समय में जो है भारत में आए इन लेखकों ने, इन विदेशी यात्रियों ने यहाँ पे भारत में आकर के इन्होंने देखा कि क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या लोगों को अच्छी लगती है, क्या क्या नहीं लगती है, क्या क्या यहाँ की शासन व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने बुकों में इन्होंने लिखे। तो ये रही आपके विदेशी यात्रियों से संबंधित जानकारियाँ कि कौन कौन से जो है विदेशी यात्री मुख्य रूप से जो है यहाँ पे आए थे, और उसके जो साहित्य है, उसके जो ये सारे बुक हैं, उससे जो है साहित्य नहीं कहें, बुक हैं, उससे जो है भारत से संबंधित ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है जानकारियाँ मिली। तो ये रहा विदेशी यात्री संबंधित। अब चलिए हम लोग देखते हैं साहित्य से संबंधित। मैं इसको इरेज करती हूँ। तो ये विदेशी यात्री से संबंधित जो है हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे। अब देखते हैं साहित्य से संबंधित। देखिए साहित्य जो होता है आपका ऐतिहासिक काल में, साहित्य से संबंधित देखते हैं। देखिए साहित्य जो लिखे थे तो ऐसा उस समय के कुछ धार्मिक जो एक मान्यता थी, तो धार्मिक मान्यता के जो लोग होते थे, अलग अलग धर्म जो होते थे, तो उस धर्म से संबंधित भी बहुत सारे साहित्य थे। और ऐसा नहीं था कि जितने भी साहित्य वगैरह थे वे सिर्फ धर्म से संबंधित, गैर धार्मिक भी थे। किस तरह के? गैर धार्मिक भी साहित्य मिले हैं, जहाँ से कि भारत से संबंधित जो है जानकारियाँ, ऐतिहासिक काल से जो संबंधित जानकारियाँ हैं उस साहित्य से मिले हैं। और यह केवल धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि गैर धार्मिक साहित्य से भी जो है भारत की जानकारियाँ या ऐतिहासिक काल से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वह मिली है। तो साहित्य में आपका हो जाता है, एक तो धार्मिक हो जाता है, एक आपका हो जाता है गैर धार्मिक। देखिए गैर धार्मिक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? यदि हम लोग बात करें कि जैसे कौटिल्य का हो गया आपका अर्थशास्त्र हो गया, एक तो यह भी तो एक तरह शास्त्र ही है, साहित्य ही है। उसके बाद आपका कालिदास का हो गया, जो अलग अलग इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं कालिदास का, अभिज्ञान शकुंतलम, और इसी तरह से भी माइंड में नहीं आ रही है। इस तरह से कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे इन्होंने बुक लिखे हैं। तो ये भी क्या है? साहित्य ही है। इस तरह से आपका विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया, और आपका हो गया
कलहन का हो गया विज्ञानेश्वर। तो इसी तरह से अदर जो है गैर धार्मिक से संबंधित जो है अलग अलग साहित्य से क्या मिली है, जानकारियाँ मिली है, किसके बारे में, ऐतिहासिक काल से संबंधित। तो ये हो गया गैर धार्मिक। यदि हम लोग धार्मिक से संबंधित बात करें तो धार्मिक में क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए धार्मिक में आपका जो है एक तो आपका हो जाएगा हिंदू धर्म से संबंधित, जिसको हिंदू धर्म को हम लोग इसका पुराना यदि वर्जन बात करें तो सनातन धर्म से ही आया आपका हिंदू धर्म। तो सनातन धर्म से संबंधित हो गया। उसके बाद उस समय की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें सनातन धर्म के उसी के समकालीन जो है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्मों से संबंधित जो भी साहित्य वहाँ से प्राप्त हुई है उसके बारे में जो है, और उस साहित्य संबंधित जो है उस साहित्य में जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है जानकारियाँ हम लोगों को मिली है। तो चलिए हम लोग गैर धार्मिक से संबंधित यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखा, चर्चा किया, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। अब चलिए देखते हैं धार्मिक से संबंधित। तो धार्मिक में आपका एक हो जाता है सनातन धर्म, जिसको हम लोग हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मण धर्म इसीलिए कहते हैं कि उसमें जो ज़्यादातर इसका जो अध्ययन वगैरह करता था वह ब्राह्मण लोग ही करते थे, इसी कारण से ब्राह्मण धर्म में भी हम लोग इसको कह देते हैं। और धार्मिक में ही आपका एक आ जाएगा जो कि इससे संबंधित नहीं था, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से के अतिरिक्त उसके समकालीन जो थे वो कौन से धर्म थे, एक आपका जैन धर्म था, एक आपका था बौद्ध धर्म। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ऐसा नहीं कि ये देखेंगे कि जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सिर्फ ये स्रोत यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐतिहासिक काल का जो स्रोत मिला है वह तो ये सारे जो है धार्मिक साहित्य से प्राप्त हुई है, ऐतिहासिक काल के स्रोतों उससे रिलेटेड जो है हम लोग सिर्फ साहित्य को यहाँ पे देखेंगे। किसको, साहित्य को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित देखें तो बौद्ध धर्म में आपका एक आ जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक हम लोग किसको कहते हैं, ये तीन जो है पिटक से मिलकर के बना है। एक आपका है सूत पिटक, एक आपका है विनय पिटक, एक आपका है अधिधम्म पिटक। देखिए सूत पिटक जो है यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है। क्या है, सबसे बड़ा पिटक है, कौन सा, सूत पिटक। और विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म में किस तरह से प्रवेश किया जाता है इसके बारे में व्याख्या की गई है, किसमें, विनय पिटक में। और सर्वाधिक जानकारियां जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से पिटक में मिलती है, तो वो सूत पिटक में आपकी मिलती है। और अधिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो गौतम बुद्ध के, जो भगवान बुद्ध के जो उसके विचार थे तो उससे संबंधित जो जानकारियाँ मिलती है वो अधिधम्म पिटक से मिलती है। किससे, अधिधम्म पिटक से मिलती है। और इन्हीं तीनों से मिलकर के त्रिपिटक बनता है। और बौद्ध धर्म में जो है जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। और पाली भाषा जो होती है यह संस्कृत से मिलती जुलती हुई भाषा होती है। कौन सी, पाली भाषा। और यहाँ से कौन कौन से साहित्य मिले हैं, तो ललित विस्तार, उसके बाद जातक। ललित विस्तार में क्या मिली है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो उसके जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी है उसके बारे में जो चर्चाएं हैं वहाँ उसकी बायोग्राफी संबंधित वह कहाँ से मिली है, तो ललित विस्तार से मिली है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित। देखिए जैन धर्म जो है ये कौन सी भाषा में लिखी गई, उपदेश जो दिए थे ये प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा जो है देखिए पाली भाषा से थोड़ा जो क्या होता है, टफ होता है। उस समय जो थे पाली भाषा में जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने उसको अच्छे तरीके से लोगों ने समझा, और इसीलिए ये जो बौद्ध धर्म है जैन धर्म की अपेक्षा जो है अधिक फले फूले और जो विकसित हुए। लेकिन जैन धर्म जो है पाली भाषा में उपदेश देने के कारण क्या हुआ कि पाली भाषा जो थोड़ा टफ हो जाता था उस समय, लेकिन और इसी कारण से जो है इतना इसके तरह बौद्ध धर्म
की तरह जो है यह विकसित नहीं हो पाए। तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए कौन, भाषा में लिखे नहीं गए, उपदेश दिए गए थे प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म से संबंधित। इसके यदि हम लोग साहित्य की बात करें तो जैसे कि आपका आदि पुराण, उसके बाद आपका हो गया, यहाँ पे भी आपका अलग अलग सूत्र है, जैसे कि कल्प सूत्र, साहित्य का नाम है कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, ये जो संबंधित है, ये जो साहित्य है, ये किससे संबंधित है, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और इसी तरह से आपका आचारांग सूत्र तो हो गया, एक है आपका भगवती सूत्र। तो जितने भी सूत्र हैं जैसे कि आपका कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, आदि पुराण, ये सारे किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह से आपका बौद्ध धर्म में और सारे भी बुक है, जैसे कि आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमको क्या जानकारियां मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से जो है हम लोगों को जो 16 महाजनपद हुए, तो 16 महाजनपदों की जो जानकारियां जो मिलती है वह कहाँ से मिलती है, तो वह अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, यह एक साहित्य है। तो ये जैन धर्म की बातें हो गई, बौद्ध धर्म की बातें हो गई, इससे कौन कौन से साहित्य, इससे जुड़े कौन कौन से साहित्य है मुख्य रूप से, इसके बारे में लोगों ने देखा। और यहाँ से जो ऐतिहासिक काल से संबंधित जो क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सनातन धर्म। मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद सनातन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। सनातन धर्म, सनातन धर्म या आपका हिंदू धर्म। देखिए इसमें जो है जानकारियाँ मिलती है, किससे किससे मिलती है, तो इसमें आपका हो गया वेद, जैसे वेद जानते ही होंगे, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, उपवेद, वेदांग, उसके बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, उसके बाद आपका हो गया महाकाव्य। ये सारे जो है, ये सारे साहित्य जो है ये किससे संबंधित है, सनातन धर्म से। देखिए वेद में आपका हो गया कौन से, जैसे आपका होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 हो गया। और उपवेद क्या होता है कि वेद को यदि समझ में नहीं आता है, वेद को यदि हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो वेदों को पढ़ने के लिए उपवेद होता है। क्या होता है, वेद को पढ़ने के लिए उपवेद। यदि उपवेद भी समझ में नहीं आता है तो उसी को पढ़ने के लिए वेदांग है। फिर उसी के बाद ये भी समझ में नहीं आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ भी किससे संबंधित है, वेदों को पढ़ने से ही संबंधित है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का अर्थ यही होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपनिषद। महाकाव्य पे आपका क्या हो जाएगा, रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत जो है यह सनातन धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित जो है सबसे बड़ी क्या है, दोनों जो है एक बहुत ही पवित्र महाकाव्य है। तो किससे किससे जानकारियाँ मिलती है, कौन कौन से साहित्य, तो वेद से, उपवेद से, वेदांग से, ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद से, उसके बाद महाकाव्य से। ओके, वेद के बारे में देखिए, वेद कौन कौन से हैं आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। 5वें वेद के एक 5वां वेद भी होता है, और इसे रियल में है 4, लेकिन एक जो ऐसा कौन सा जो है जिसको हम लोग 5वां वेद की उपाधि दिए हैं, तो वो आपका पुराण आ जाता है। कौन सा, पुराण। हाँ, यहाँ पे आपका और एक आ जाएगा पुराण।
पुराण में जैसे आपका वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये पुराण जो है, पुराण से भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये रहा आपके साहित्य में आपका ये सारी चीज़ें, वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म से संबंधित। और इसके बारे में जो वेद है, वेद के बारे में जो आगे हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग और यहाँ से ज़्यादा जो हम लोग आगे क्लास नहीं आज करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बोरिंग फील हो। तो आज के लिए मैं यहीं पर आज के क्लास को ड्रॉ करती हूँ, यहीं पे रोकती हूँ। आगे का जो हम लोग आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि मैं जितना भी यहाँ पे आप लोगों को जानकारियाँ दी ऐतिहासिक काल से संबंधित, आई होप कि ये सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इन सारे वीडियो का लाभ लेने के लिए, इस चैनल से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं इसका लाभ लेने के लिए आप लोग ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस चैनल से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।